हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और ये आपका ग्रुप डी स्पेशल का चौथा सेट है। इसके पीछे हमने इसके 3 वीडियोस को अपलोड किया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा ग्रुप डी स्पेशल सेट करके आपका एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा जहां पे मैथ और रीजनिंग दोनों का सेट आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा भी जो इस सीरीज़ का वीडियोस आपको मिलेगा उन सभी को हम उसी प्लेलिस्ट में डाल देंगे। साथ साथ यह जो आपका क्लासेज है वो एसएससी जीडी और यूपीएसआई में भी काम आ जाएगा, क्योंकि सब जगह लगभग एक ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आ जाइए आज के सेट को हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का जो है वो आपका रेकरिंग से है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, हमें इसे पी बाई क्यू के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। इस क्वेश्चन का मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब है 0.8 और 9 के ऊपर रेकरिंग है। इसका मतलब कि 9 कितना बार आया होगा, 9 अनंत बार आया होगा, इसलिए 9 के ऊपर क्या डाला गया है, रेकरिंग। पूरा का पूरा रेकरिंग हम पढ़ा चुके हैं। आप जाकर के मैथ्स वाटिका के अंदर जाकर के रेकरिंग आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे रेकरिंग का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रेकरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट डाल देंगे, वहाँ से भी आप रेकरिंग को सीख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि सवाल तो रेकरिंग का है। अब रेकरिंग के सवाल में कुछ के ऊपर रेकरिंग हो और कुछ के ऊपर ना हो, तो सॉल्यूशन का तरीका यह होता है कि पूरा को संख्या मानेंगे तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 89। रेकरिंग के सवाल में पॉइंट के पहले 0 रहे तो पॉइंट 0 से कोई मतलब नहीं, पूरा को हम संख्या मानेंगे। और अगर कुछ के ऊपर रेकरिंग हो और कुछ के ऊपर रेकरिंग ना हो, तो जिसके ऊपर रेकरिंग ना हो उसके इसमें से हटा लेंगे। तो 8 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 8 को इसमें से हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। कुछ के ऊपर रेकरिंग हो और कुछ के ऊपर ना हो तो पूरा को संख्या मानेंगे और इसमें से उसको हटा लेंगे जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं होगा। तो 8 के ऊपर देख लो रेकरिंग नहीं है तो 8 को हटा लो। और बट्टा में जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग उतना 9, तो एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो 1 9, और जितना के ऊपर नहीं होगा उतना 0। तो 1 के ऊपर नहीं है तो 1 0। 89 में से 8 माइनस करिएगा तो 81, 81 बट्टा 90 आपका आंसर हो जाएगा। हम चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, लेकिन ऑप्शन इसी फॉर्म में है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में इस दोनों के ऊपर अगर रेकरिंग होता, इस दोनों के ऊपर रेकरिंग होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 89 बट्टा 99। 2 संख्या के ऊपर से रेकरिंग हटाना होगा तो बट्टा में 2 9, 3 संख्या के ऊपर से तो बट्टा में 3। लेकिन अगर कुछ के ऊपर रेकरिंग हो और कुछ के ऊपर रेकरिंग ना हो तो फिर इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पूरा को संख्या मानेंगे, उसको घटा लेंगे जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं होगा। जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग उतना 9 और जितना के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उतना हम लोग 0 डालेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस में से आपका सवाल है और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक व्यापारी 10 रुपये में 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है। देखिए एक व्यापारी जो है वह 10 रुपये में ना 11 नारंगी खरीदा, मतलब 10 रुपये लेके गया है और 11 नारंगी खरीद के लेके आ गया है। फिर वह क्या करता है कि 11 रुपये में 10 नारंगी के भाव से बेच लेता है। अब वह क्या करता है ना कि 11 रुपया लेता है और मात्र 10 नारंगी बेचता है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अभी रिसेंटली एनटीपीसी के एग्जाम में भी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। ध्यान से समझिएगा क्या बोला है। 10 रुपये में 11 नारंगी खरीदा है और 11 रुपये में 10 नारंगी बेचा है। यह आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, खरीदा है तो क्रय मूल्य, और यह सेलिंग प्राइस हो गया यानी कि बेचा है। ध्यान से थोड़ा सा आप समझिएगा। पहले केस में क्या किया है, 10 रुपये लिया है और वस्तु 11 खरीदा है, और अगला बार रुपये 11 ले रहा है और वस्तु 10 ही बेच रहा है। तो लाभ होना है इसको, क्योंकि देखो पहले 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदा था और अब देखो दाम ज़्यादा ले रहा है और वस्तु कम दे रहा है, तो लाभ ही होगा इस सौदे में। अब लाभ या हानि कैसे निकालते हैं समझिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को हम बनाने का डायरेक्ट ट्रिक आपको बताते हैं। करना यह है कि खरीदने वाला का लेना है वस्तु और बेचने वाला का लेना है दाम। खरीदने वाला का वस्तु गुने बेचने वाला का दाम, बस यह काम आप कर लीजिएगा। तो 11 गुने 11 कितना हो जाएगा, 121। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर लेंगे जो दोनों में बच जाएगा उसको। तो यह दोनों बचा है तो इस दोनों को गुना करके माइनस करिए, तो 10 गुने 10 कितना हो जाएगा, 100। बट्टा में जिसको आप माइनस किए हैं उसी को लिखिए, और चूंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए इसलिए हम इसमें गुना करेंगे कितना से, 100% से। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए इसलिए 100 से 100 कैंसिल, 121 में से 100 माइनस करेंगे, 21% से गुना करेंगे, 21% प्लस में आया है यानी कि 21% का क्या हो जाएगा, लाभ। क्या किए, खरीदने वाला का वस्तु गुने बेचने वाला का दाम,
ठीक है, खरीदने वाला का वस्तु गुने बेचने वाला का दाम, और इसमें से माइनस कर लेंगे, जो बच जाएगा उसको गुना करके, बट्टा में जिसको घटाएंगे उसी को प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से। इसके पीछे देखो कारण क्या होता है। देखो जब आप इसका गुना करोगे ना, खरीदने वाला का दाम और बेचने वाले के वस्तु को गुना करिएगा तो इससे आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा और इससे आपका विक्रय मूल्य निकल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, तो आप इसी मेथड का उपयोग करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 68 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से जब प्रतिस्थापित किया जाता है, यह आपका औसत का क्वेश्चन है। प्रतिस्थापन वाला, प्रतिस्थापन वाला मतलब इसमें व्यक्तियों का कुछ समूह होगा, उसमें से एक व्यक्ति या दो व्यक्ति जाएगा और उसके स्थान पर नया व्यक्ति आएगा और हमें उस आने वाले व्यक्ति का वजन बताना होगा, आयु बताना होगा। ठीक है, कैसे सोल्व करते हैं समझिएगा। देखो क्वेश्चन को पूरा पहले पढ़ते हैं। 68 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से जब प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब कि रिप्लेस किया गया है, रिप्लेसिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो 10 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करिए। पहले देखिए इस समूह से कितना किलोग्राम का व्यक्ति निकला है, 68 किलोग्राम का, तो माइनस 68 करेंगे हम। 68 किलोग्राम का एक व्यक्ति इस समूह से निकल गया है, क्योंकि 68 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से जब प्रतिस्थापित किया गया, मतलब 68 किलोग्राम वाले व्यक्ति को हटाया गया और उसकी जगह नया व्यक्ति को लाया गया, तो इस समूह से 68 किलोग्राम का एक व्यक्ति निकल गया। अब जब निकला और इसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आया तो उससे क्या हुआ कि 10 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ गया। देखिए 10 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम, तो औसत वजन 1.5 किलोग्राम वृद्धि का मतलब होता है कुल वजन कितना वृद्धि होगा, तो 10 व्यक्ति का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ा, यानी कुल वजन 1.5 गुने 10 यानी कि 15 किलोग्राम। तो कुल वजन कितना किलोग्राम बढ़ गया है आपका, 15 किलोग्राम बढ़ गया है नए व्यक्ति के आने से। पुनः सुनिए क्या हुआ, 68 किलोग्राम का एक व्यक्ति समूह से चला गया है, प्रतिस्थापित किया गया है, तो माइनस 68 करेंगे। इससे क्या हुआ कि समूह का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ गया। अब औसत वजन कहने का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति का वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ गया, तो व्यक्ति कितना है 10, तो 1.5 किलोग्राम से 10 व्यक्ति का वजन अगर हम बढ़ाएंगे तो कुल वजन इस समूह का कितना बढ़ा, 15 किलोग्राम। अब हमें देखो कुछ नहीं करना है, अब हमें एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे अपनाना है। ट्रिक यह है कि अगर यह माइनस और प्लस दो रंग रहेगा तो आंसर हम अपना जोड़ कर निकाल लेंगे, और अगर दोनों माइनस में रहेगा तो आंसर घटा के निकाल लेंगे। यही ट्रिक है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगर प्लस माइनस रहे तो जोड़ करके आंसर, माइनस प्लस रहे फिर भी जोड़ करके आंसर, माइनस माइनस रहे तो घटा करके, प्लस प्लस रहे तो घटा करके हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। दो रंग रहेगा तो आंसर घटा करके, और एक रंग रहेगा, एक रंग मतलब कि दोनों का दोनों प्लस या दोनों का दोनों माइनस, तो आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, घटा करके। यहाँ दो रंग है तो जोड़ करके। तो जो व्यक्ति आया है उस व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा, 83 किलोग्राम हो जाएगा, यानी कि 83 किलोग्राम हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आपके बीच आए हैं। अगला देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका एलिगेशन से है। बोला है 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी में 4:1 का अनुपात। देखो दूध और पानी में ना अभी रेशियो क्या है, 4:1 का रेशियो है, 4:1 का अनुपात है। आगे बोला है कि कितना पानी मिलाया जाए, यही बताना है कि अनुपात 3:2 हो जाए। अनुपात क्या हो जाए, 3:2 हो जाए। पहले देखिए दूध और पानी में 4:1 का अनुपात, और बाद में दूध और पानी में क्या अनुपात होना चाहिए, 3:2। अच्छा 4:1 का मतलब क्या हुआ, 4:1 का मतलब हुआ कि कुल 5 लीटर के मिश्रण में दूध पानी मिलाएंगे तभी तो मिश्रण होगा। 5 लीटर के मिश्रण में दूध का मात्रा कितना है, 4, यानी दूध 4 लीटर है कुल 5 लीटर के मिश्रण में, तो 4/5 भाग दूध हुआ। मिश्रण का 4/5 भाग दूध है। पानी कितना, मिश्रण का 1/5, क्योंकि 5 भाग में 1 भाग पानी है तो 1/5 भाग पानी। जब पानी मिला दे तो अब मिश्रण कितना 5, यानी मिश्रण में दूध का मात्रा कितना 3/5 और पानी का मात्रा 2/5 हो जाए। यही हमें बताना है। सबसे पहले आप बताइए कि 45 लीटर का जब मिश्रण था तो इसमें दूध का मात्रा कितना था, इसमें दूध का मात्रा निकालना है तो दूध 4 भाग था कुल 5 में, यानी दूध का मात्रा था 4/5 भाग। 45 लीटर के मिश्रण में दूध का मात्रा 45 का 4/5, दूध तो यही है ना, 4 भाग कुल कितना में, 5 भाग में, तो 4/5 भाग यही दूध का मात्रा था। अब क्या बोला है कि कितना पानी मिलाए, तो
तो देखिए 45 लीटर का तो आपका मिश्रण था ही, इसमें क्या मिलाना है, हमें पानी मिलाना है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें 1 लीटर पानी मिला देते हैं। अब एक चीज़ ज़रा आप सोचो कि इस मिश्रण में जब आप पानी मिलाइएगा, 45 लीटर में तो दूध और पानी दोनों है, तो जब आप इसमें पानी मिलाइएगा तो मात्रा किसका बढ़ेगा, जब आप इसमें पानी मिलाइएगा तो पानी का मात्रा बढ़ेगा, मिश्रण का मात्रा बढ़ेगा। दूध का मात्रा पहले जितना था अब भी उतना ही रहेगा, क्योंकि आपने इस मिश्रण में क्या मिलाया है, पानी मिलाया है। सिंपल सोचो कि किसी बाल्टी में दूध और पानी दोनों है, 5 लीटर दूध है, ठीक है, 5 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है, तो कुल मिश्रण कितना लीटर का है, 8 लीटर का। जब आप 2 लीटर पानी मिलाओगे तो क्या होगा, पानी का मात्रा 5 हो जाएगा, मिश्रण का मात्रा 8 2 10 हो जाएगा, बट दूध का मात्रा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जो भी वस्तु मिलाया जाएगा उसका मात्रा बढ़ेगा, मिश्रण का मात्रा बढ़ेगा, लेकिन दूध का मात्रा यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस मिश्रण में भी यानी 1 लीटर पानी मिलाने के बावजूद जो मिश्रण बनेगा इसमें दूध का मात्रा पहले जितना रहेगा। तो दूध का मात्रा देखिए कितना हो जाता है, 3, तो कितना में 5 में, यानी कि इसमें दूध का मात्रा कितना, 3/5 भाग। इस नए मिश्रण में दूध का मात्रा कितना, 3/5 में से, यानी कि 3/5 भाग। तो इस मिश्रण में दूध का मात्रा इतना, इस मिश्रण में दूध का मात्रा इतना, और दोनों ही मिश्रण में दूध का मात्रा बराबर इसलिए होगा क्योंकि मिलाया गया है पानी, जो मिलाया जाएगा उसी का मात्रा बदलेगा, जो मिलाया जाएगा उसी का मात्रा बदलेगा, जो नहीं मिलाया जाएगा उसका मात्रा तो कांस्टेंट रहेगा, यानी पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। अब आप इसको सोल्व करो, 5 से काटोगे 5 कैंसिल, 3 इधर गुना में 3 से काटोगे तो 15 या 45, ऊपर से ऊपर वाला कटता है, 15 चौके 60 बराबर, इधर देख लीजिए क्या हो गया, 45 प्लस x, यही तो होगा ना, 45 प्लस x। अब देखो आप प्लस 45 इधर आके 60 में से माइनस होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 15, तो 15 बराबर x, यानी कितना पानी मिलाया जाएगा इसमें, 15 लीटर पानी आपका मिलाया जाएगा। तो यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ना बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, यह भी आपके एलिगेशन से है और यह भी बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। सवाल यह है कि 2 कंटेनर में अम्ल और पानी में 3:1 का अनुपात। देखो पहला कंटेनर में ना अम्ल और पानी, यानी अम्ल का मतलब होता है एसिड और पानी यानी कि वाटर, इसमें क्या रेशियो है, 3:1 का। पहले कंटेनर में अम्ल और एसिड में यही रेशियो है। अच्छा दूसरे कंटेनर में देख लो, एसिड और वाटर में क्या रेशियो है, दूसरे कंटेनर में 5:3 का अनुपात है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, बोला है कि एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें अम्ल और पानी में 2:1 का अनुपात हो जाए, दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए। मतलब इस दोनों को मिला के जो कॉमन मिश्रण बने ना, इस दोनों को मिला करके जो कॉमन मिश्रण बने, यानी कि पहला कंटेनर और दूसरा कंटेनर को किस अनुपात में मिलाना है। पहला कंटेनर का कितना मात्रा दूसरा कंटेनर के मात्रा के साथ मिलाए कि जो कॉमन कंटेनर हो, यानी मिलाने के बाद जो मिश्रण बने उसमें एसिड और वाटर में क्या रेशियो हो जाए, 2:1 का हो जाए। क्वेश्चन तो अल्टीमेटली आपका यही है, देख लो 2 कंटेनर में अम्ल और पानी में 3:1 का अनुपात और 5:3 का अनुपात। अब नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए नया मिश्रण प्राप्त करना है जिसमें अम्ल और पानी का 2:1 का अनुपात हो जाए नए मिश्रण में, मतलब दोनों को मिलाने के बाद, तो दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, यही आपका क्वेश्चन है। अब देखो हम लोग इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे कि हम तीनों ही बर्तन के मात्रा को इक्वल कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो देखो आप 3 और 1 कितना है, यह 4 है, यह आपका 8 है और यह आपका 3 है। तो देखिए 4, 8 और 3 कहाँ जाके बराबर होगा, 24 पे। तो सबको 24 बना दो। तो 4 को 24 बनाएंगे कितना से गुना, 6 से गुना, है ना। 8 को 24 बनाएंगे कितना से गुना, 3 से गुना, और 3 को 24 बनाएंगे कितना से गुना, 8 से गुना। रेशियो के प्रत्येक पद में समान अंकों से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि 3:1 का मतलब 3/1 है। क्या है यह आपका 3/1 है। 6 से गुना तो आपने ऊपर भी 6 से गुना किया, नीचे भी 6 से गुना किया, तो इससे मान में क्या फ़र्क पड़ना है। तो इस वजह से रेशियो के क्वेश्चन में समान अंकों से गुना करने की हमें आज़ादी है। अब देखो 6 कितना हो जाएगा आपका 18, 6 कम 6। देखो मिश्रण का मात्रा 18, 6 24। यहाँ पे देखिए 5 तिया 15, 3 तिया 9, मिश्रण का मात्रा 15, 9 24 हो गया। 8 दूना 16, 8 कम 8, 16 और 8 कितना हो गया, 24 हो गया। तीनों बर्तन के मिश्रण की मात्रा को बराबर कर दिए। यहाँ 4 था, यहाँ 8 था, यहाँ पे 3 था, तो 4, 8, 3 कहाँ जाके बराबर होगा, तो 4, 8, 3 का कॉमन मल्टीपल 24 है, 24 पे जाके बराबर होगा, तो सबको 24 बना दिए। अब हम लोग यहाँ पे लगा देंगे एलिगेशन। एलिगेशन कैसे लगाते हैं समझिएगा।
एलिगेशन जब आप लगाइएगा ना तो तरीका यह है कि तीनों ही स्थान पर कोई एक ही चीज़ लीजिएगा। अगर आप एसिड लेना चाहते हैं तो तीनों ही बर्तन से एसिड लीजिए। तो पहला बर्तन में एसिड का मात्रा कितना 18, दूसरे बर्तन में एसिड का मात्रा कितना 15, जो भी लेना चाह रहे हैं एसिड या वाटर कुछ भी ले सकते हैं। और मिश्रण में एसिड का मात्रा कितना 16। कोई भी चीज़ लीजिए, तीनों बिंदु पर आपको एक ही चीज़ लेना है, ठीक है। आप चाहे तो वाटर भी लेकर के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब 15 में से 16 माइनस करिए, क्रॉस में घटा के लिखते हैं ना, तो 15 में से 16, यह 15 है यह 16 है, माइनस करिए 1, नेगेटिव मत लिखिएगा। 18 में से 16 माइनस करिए 2, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1:2 के अनुपात में अगर इसको मिलाया जाए तो मिश्रण में एसिड और वाटर में 2:1 का अनुपात आपका हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1:2। पहले मात्रा बराबर करेंगे और उसके बाद हम लोग लगा देंगे एलिगेशन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु में 4:1 का अनुपात। देखिए पिता यानी कि फादर और पुत्र यानी कि सन, इसकी आयु में क्या रेशियो है 4:1 का। अच्छा ऐसा कर सकते हैं, दोनों में अगर हम x लगा दें तो इसके मान में तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टा होता है, x से x तो आपका कट जाएगा, तो लगा सकते हैं। अब आगे बोला है उनकी आयु का गुणनफल 196, तो यहाँ पे आयु का गुना करो तो आप क्या करोगे 4x पिता का आयु 1x पुत्र का आयु गुना किए, जबकि गुणनफल क्या दे रखा है 196 दे रखा है, तो बराबर में 196 लिखे। अब देखो 4 से अगर आप इसको काटोगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे 3 बचेगा, 4 9 36, 49 हो गया। x गुने x यानी कि x स्क्वायर का वैल्यू आपका 49, तो अब पता है यहाँ से x का मान आप कैसे निकालोगे, x का मान क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट हो जाएगा यानी कि 7। अब x का वैल्यू आपका 7 आ गया, तो पिता का आयु 4x यानी 7 चौके 28 और पुत्र का आयु x है तो 1 में x से गुना करिएगा, x का मान 7 है तो 7 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात, तो आप सोचिए कि जब अभी का आयु पता है तो क्या 5 साल बाद का आयु नहीं निकलेगा, हाँ सर निकल जाएगा। तो बताइए कि पिता का आयु 5 साल बाद क्या होगा, तो अभी 28 साल का है तो 28 और 5 33 साल के हो जाएंगे। पुत्र अभी 7 साल का है तो 5 साल बाद 12 साल का हो जाएगा। 12 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात बताना है, बता दीजिए। दोनों का दोनों देखिए, अनुपात अगर कटने वाला होता है तो काटते हैं, क्योंकि अनुपात सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो 3 से कटेगा तो 3 से काटिए, 11 तिया 33 और 4 तिया 12, यानी 11:4। आंसर हमारा क्या हो जाएगा विकल्प सी, यही पिता और पुत्र की आयु का अनुपात हो जाएगा, कब का 5 साल बाद का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि जब मैं अपने फार्म हाउस पर अकेला जाता हूँ तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ठीक है, बिना रुके हुए अपनी कार चलाता हूँ, लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ यात्रा करता हूँ तो ठहराव के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गति से ही समान दूरी तय करता हूँ, ठीक है। तो प्रत्येक घंटा कितनी देर के लिए ठहराव। देखिए यह क्वेश्चन आपका रुकावट वाला है कि बिना रुकावट का चलता है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, लेकिन रुकावट के कारण चलता है तो 60 किलोमीटर, यही बोला है ना। बिना रुके हुए, जब अकेले चलता है तो बिना रुके हुए चलता है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 80 किलोमीटर। लेकिन जब यह रुक जाता है तो रुकाव के कारण, ठहराव के कारण अब 1 घंटा में 60 किलोमीटर। तो हमें यही बताना है कि प्रत्येक घंटा कितने समय के लिए रुकता है। तो आप देखिए बिना रुके हुए अगर चले तो 1 घंटा में 80, रुक के चलेगा तो 60, यानी कितना का अंतर आता है 20 का, तो 20 किलोमीटर कम चलता है प्रति घंटा। अब इस 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय लगेगा उतने ही समय के लिए रुकता होगा। तो इसका मूल स्पीड क्या है 80 है, तो 20 किलोमीटर की दूरी को इसी चाल से तय करने में जो समय लगेगा उतने ही समय के लिए रुकेगा। तो दूरी बट्टा चाल समय निकल जाएगा और यहाँ से जो समय आएगा वह आवर के रूप में, इसको मिनट के रूप में कन्वर्ट करना, इसलिए हम गुना करेंगे कितना से 60 से। अब यही इसका शॉर्ट मेथड भी हो गया। शॉर्ट मेथड क्या हो गया कि ठहराव वाला जब भी क्वेश्चन रहे कि रास्ते में कितने समय के लिए रुकता है तो दोनों स्पीड का अंतर ऊपर लिखेंगे और जो मूल स्पीड होगा, जो पहले वाला स्पीड होगा उसको नीचे लिखेंगे। और 60 से गुना तो हम लोग इसलिए करते हैं ताकि यह मिनट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि सब किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब आप इसको सोल्व करिए, सोल्व करिएगा 20 चौके कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 4 से काटिएगा 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी कि यह रास्ते में कितना मिनट के लिए रुकता है 15 मिनट के लिए रुकता है। देखो एकदम सिंपल वे में इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। पुनः देखिए क्या करना है, 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर हो जाता है, यानी कितना का अंतर आता है 20 का,
मूल स्पीड इसका क्या है 80, और 60 से गुना आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर सके। 20 चौके 80, 4 से काटिएगा 15, यानी कि 15 मिनट आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वह रास्ते में 15 मिनट के लिए रुकता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए गौर से क्या है। एक रेलवे अधिकारी एक रेलवे पुल पे खड़ा है जिसकी लंबाई 200 मीटर। रेलवे पुल की लंबाई कितना मीटर, 200 मीटर। ट्रेन पुल को 19 सेकेंड में, देखो ट्रेन पुल को 19 सेकेंड में पार किया है, तो पुल को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई और साथ में उस पुल की लंबाई दोनों को पार करना पड़ा होगा। तो इसको पार करता है 19 सेकेंड में, ठीक है, 19 सेकेंड में पार करता है। पुल को पार करने का मतलब है कि रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के साथ साथ पुल की लंबाई को भी पार करना होगा। तो कुल इतनी दूरी तय करता है 19 सेकेंड में, परंतु वह स्वयं उसे 9 सेकेंड में, स्वयं उसे यानी कि स्वयं मतलब कि पुल को केवल व्यक्ति को पार करता है कितने सेकंड में, 9 सेकंड में। तो केवल व्यक्ति को यानी कि ट्रेन केवल अपनी लंबाई को पार करता है 9 सेकंड में। तो आप यहाँ से यह भी तो निकाल सकते हैं कि केवल पुल इतनी दूरी ट्रेन कितने समय में तय कर सकता है, 19 - 9 10 सेकंड में। तो पुल इतनी दूरी तय करने में रेलगाड़ी को समय लगता है 10 सेकंड, और अपनी लंबाई इतनी दूरी तय करने में रेलगाड़ी को लगता है 9 सेकंड। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि ट्रेन की लंबाई, तो देखिए 200 मीटर किसका लंबाई है, 200 मीटर रेलगाड़ी का लंबाई है। तो 200 मीटर रेलगाड़ी का लंबाई है, 200 मीटर किसका लंबाई है, पुल का लंबाई है। तो पुल इतनी दूरी तय करने में रेलगाड़ी को क्या समय लगा, 10 सेकंड। तो इतनी दूरी तय करने में 10 सेकंड का समय, तो दूरी बट्टा समय क्या निकल गया, चाल। और हमें क्या निकालना है, हमें रेलगाड़ी का लंबाई निकालना है। तो इसी चाल से 9 सेकंड में इसके द्वारा जो तय दूरी होगा वही रेलगाड़ी का चाल होगा। बस 0 से 0, 20 × 180 मीटर आपका आंसर हो गया। देखिए 19 सेकंड में तो पुल को पार किया है ना, तो पुल को पार करने का मतलब है कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों के योग इतनी दूरी तय किया होगा, जबकि परंतु वह स्वयं 9 सेकंड में पार करती है। स्वयं मतलब ट्रेन अपनी ही लंबाई को 9 सेकंड में, तो अपनी लंबाई इतनी दूरी 9 सेकंड में, और पुल अपना और पुल मिला के 19, यानी कि केवल पुल इतनी दूरी 10 सेकंड में। तो पुल का लंबाई दे रखा था, तो इतनी दूरी इतने समय में, तो दूरी बट्टा समय चाल निकल गया। अब ट्रेन का लंबाई पूछा है, यानी ट्रेन की दूरी, तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो 9 सेकंड में ट्रेन के द्वारा जो तय दूरी होगा वही इसका लंबाई होगा। तो बस 9 से गुना कर दिए, हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोला है चक्रवृद्धि ब्याज की 8.1/3% वार्षिक दर पर 1728 रुपये कितने वर्षों में 2197 हो जाएगा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आता है। आप इस नंबर्स को देखिए 1728 या 2197, इन नंबर को पहचानिए। कैसे पहचानना है कि यह नंबर जो है वह क्यूब नंबर है कि स्क्वायर नंबर है। किसी के क्यूब करने पर आएगा कि स्क्वायर करने पर आएगा या पावर 4 करने पर आएगा। तो 1728 12 का क्यूब होता है, क्यूब करने पे आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। इस दोनों में से किसी को भी आप पहचान लेते, 1728 12 का क्यूब, 2197 13 का क्यूब। तो बस पहचानना है कि यह क्यूब नंबर है कि स्क्वायर। स्क्वायर नंबर होता तो हमारा आंसर 2 वर्ष हो जाता, क्यूब नंबर है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। बस इतना सा काम आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन मेंसुरेशन से है। एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया। अच्छा देखो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि यह तार का टुकड़ा है, ठीक है, यह तार का टुकड़ा है और यह आपका 120 पाई है, 120 पाई सेंटीमीटर यह क्या है, आपका तार का टुकड़ा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो अब इस तार के टुकड़े को हम जिस शेप में मोड़ेंगे उसका लंबाई तो सेम ही रहेगा। जैसे मान लीजिए इसको अगर हम वृत्त बना दिए, इसी तार को हम वृत्त बना दिए, तो क्या होगा, इस तार का लंबाई क्या रह जाएगा, बराबर रह जाएगा। इसी तार को मोड़ करके हम एक आपका क्या बना दिए, वर्ग बना दिए, तो उस केस में क्या होगा, इस वर्ग के भुजाओं का लंबाई क्या रह जाएगा, भुजाओं के लंबाई का योग यानी कि परिधि क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब भी किसी तार को मोड़ करके एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट किया जाएगा उस केस में इसका परिधि बराबर रहेगा। जबकि वॉल्यूम वाले टॉपिक में जब बात हम लोग गोला का करेंगे, जब बात हम लोग बेलन का करेंगे, घन का करेंगे, घनाभ का करेंगे, पिघला करके अगर दूसरी आकृति में कन्वर्ट किया जाएगा तो आयतन बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, किसी एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आयतन बराबर होगा। तो वो वॉल्यूम का क्वेश्चन हो जाता है आयतन का, बट यह क्षेत्रफल का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि तार को पहले वृत्त के रूप में मोड़ा गया, रस्सी को पहले वृत्त के रूप में मोड़ा गया, फिर वर्ग के रूप में मोड़ा गया। उस दोनों केस में क्या होगा, उस तार का लंबाई उस रस्सी का लंबाई बराबर होगा। और किसी भी आकृति को बनाने में कितना तार लगा तो उसके परिधि के बराबर, उसके परिमाप के बराबर तार का उपयोग हुआ। तो इस केस में क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा। तो एक तार के टुकड़े का
से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग। देखो 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग, तो वर्ग की एक भुजा का माप कितना हो गया 120 पाई हो गया। तो एक भुजा का माप इतना, तो परिमाप कितना हो जाएगा, गुना 4 करेंगे तो परिमाप निकल जाएगा ना। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है, तो एक भुजा का माप इतना है, तो चारों भुजा का माप कितना हो जाएगा, परिमाप कितना हो जाएगा, गुना 4। एक भुजा का माप 10 है तो परिमाप 10 गुना 4। एक भुजा का माप 3 है तो परिमाप 3 गुने 4। परिमाप इसी को बोलते हैं ना चारों भुजाओं के लंबाई का योग। तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चारों भुजा तो बराबर होता है तो 4a। तो एक भुजा का माप आपका 120 पाई है, तो चारों भुजा का माप क्या हो जाएगा 120 पाई गुना 4। वर्ग बनाया गया। अब उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया, तो उस वृत्त की त्रिज्या, अब इसको वृत्त बनाया जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि जो वृत्त का परिधि होगा वो इस वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का भुजा इतना दिया है तो परिमाप भुजा गुने 4 होगा या 4 गुने भुजा होगा। तो यह वर्ग का परिमाप, यह वृत्त का परिमाप दोनों बराबर होगा। बराबर क्यों होगा, क्योंकि एक ही तार को मोड़ करके दोनों आकृति बनाया गया है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ से r का वैल्यू 120 गुना 2 यानी कि 240 आ जाएगा। सेंटीमीटर के फॉर्म में है तो सेंटीमीटर, यानी 240 सेंटीमीटर यह क्या हो जाएगा आपका वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। जब भी किसी एक तार को, रस्सी को मोड़ करके एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट किया जाए, उस केस में उसका परिमाप समान होता है, ठीक है, पेरीमीटर इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। अच्छा, वर्ग के क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर तो a स्क्वायर मान लिए, और उसके प्रत्येक विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 इंटू a, विकर्ण के आधे, तो विकर्ण निकालिए, इसका हम कर लिए आधा, इसके बराबर है। जो क्वेश्चन में बोला है हमने कर दिया। क्या बोला है, एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। ठीक है, चलो अब आप इसको सोल्व करो। अब यहाँ से देखो a से काटेंगे, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक a बच जाएगा यहाँ पे। तो a का मान यानी कि प्रत्येक भुजा का मान कितना हो गया √2/2। अब प्रत्येक भुजा का मान आपका निकल गया है। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, विकर्ण का संख्यात्मक मान। तो विकर्ण बताइए क्या होता है। अगर हम बात करें वर्ग के विकर्ण का, तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण आपका होता है √2 इंटू a, वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू a। तो हमें इसी का माप बताना है विकर्ण का। तो √2 के लिए तो √2 ही लिखेंगे, और इंटू a के स्थान पर क्या लिखेंगे हम √2/2, √2 बाई क्या लिखेंगे हम 2 लिखेंगे। अब √2 से √2 में गुना करिएगा तो यह तो आपका 2 हो जाएगा ना, 2/2 यानी कि कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो इसके विकर्ण का माप आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे यह आपका सिंप्लीफिकेशन से है। और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले, देखिए यहाँ पे डॉट डॉट लगा हुआ है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो बीच वाला सब पार्ट कटता ही है। बस आपको यह पता करना होता है कि इसमें कट कैसे रहा है। 2 तरीके से कटता है, या तो इस तरीके से कटता जाएगा या फिर इस तरीके से कटता जाएगा, जो अभी हम आपको बताते हैं। जैसे पहले पार्ट का वैल्यू निकालिए, 3 दूना 6 में से 1 माइनस करेंगे 5/3। पहले पार्ट का मान कितना आ गया 5/3। सिर्फ हमें पकड़ना है कि कट कैसे रहा है। 5 दूना 10 माइनस 3 7/5। देखिए पकड़ में आ गया, इस तरीके से कट रहा है ना। आगे एक पार्ट और है, कर लेते कैलकुलेशन। 7 दूना 14 में से 5 माइनस करेंगे 9/7, यही तो होगा। अब यह जो गुणनफल है वह तो चलता जाएगा ना। फिर फाइनल देख लीजिए यहाँ पे 999 गुना 2 कितना 1998 में से 1997 माइनस करिएगा 1001, 1001 बट्टा कितना 999, भिन्न का घटाव ही तो किए हैं ना। 999 का डबल तो 1000 का डबल 2000, एक कम है तो 2 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1998, 997 माइनस करेंगे तो 1001 बट्टा 999। अब जो कट रहा है उसको देखिए, इसको चेक करिए, देखिए ऐसे कट रहा है ना। बस देख लीजिए, पहले पार्ट का अगर नीचे वाला बचा है तो अंतिम पार्ट का ऊपर वाला बचेगा। हो गया हमारा आंसर 1001 बट्टा कितना 3। इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं करना है। देखो जिस तरीके से कट रहा है, अब इस तरीके से कटता जाएगा ना, ऐसे कटता जाएगा, यह वाला वैल्यू आपका कट जाएगा। तो हमें बस यह देखना है कि पहले पार्ट का, प्रथम पद का अगर नीचे वाला बच गया तो अंतिम का ऊपर वाला बच जाएगा। इस सीरीज को पूरा कैलकुलेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। आगे बढ़िए, अगला देखिए क्या है, बोला है एक 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर व्यास। देखो यह क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, तो फिर हम लोग आधा करेंगे तब त्रिज्या निकलेगा कि एक खोखले गोले को गला करके 8 सेंटीमीटर व्यास, फिर से देखिए 8 सेंटीमीटर क्या दिया है व्यास,
के आधार वाले शंकु बनाए गए तो शंकु की ऊंचाई। देखो इस बार भी क्या हुआ है, एक आकृति को गला करके दूसरा आकृति बनाया गया, लेकिन खोखला गोला है। तो देखो खोखला गोला का आयतन होता है 4/3 पाई। अगर सीधे गोला होता तो 4/3 पाई r क्यूब हो जाता, लेकिन खोखला गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब माइनस r क्यूब होता है। यह होता है खोखले गोले का आयतन। और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई। इसके त्रिज्या को हम r1 लेते हैं तो r1 स्क्वायर इंटू एच। चूंकि इधर वाले का त्रिज्या हम r ले चुके हैं तो इसका r1 लेते हैं। यह दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यही तो बोला गया है ना, यह शंकु का आयतन होगा और यह खोखले गोले का आयतन हो गया। खोखले गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब माइनस r क्यूब। ठीक है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, अर्धगोला का 2/3 पाई r क्यूब, लेकिन खोखला गोला रहे तो 4/3 पाई r क्यूब माइनस r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं हम लोग सोल्व। 4/3 इंटू, देखो पाई चाहे यहाँ पे ले या यहाँ पे ले, वैल्यू तो इक्वल होना है तो पाई को आप हटा लीजिए, इंटू r क्यूब। तो देखिए यहाँ पे जो गोला है उसमें से एक का व्यास 8, दूसरा का व्यास 4, तो जिसका व्यास 8 है उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 4, तो 4 का क्यूब, माइनस जिसका व्यास आपका 4 है, जहाँ पे व्यास 4 है वहाँ त्रिज्या 2 हो जाएगा तो 2 का क्यूब। देख लीजिए 2 व्यास आपका दिया गया है। खोखला बेलन जब भी खोखला गोला जब भी होगा तो 2 व्यास या 2 त्रिज्या दिया जाएगा। तो 4/3 पाई r क्यूब माइनस r क्यूब, कैपिटल R का मान 4, स्मॉल r का मान 2 हो जाएगा। यह व्यास है ना तो त्रिज्या तो आधा होगा, बराबर 1/3 और r स्क्वायर, तो इसका त्रिज्या देख लीजिए 8 सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या तो 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और इंटू h। जो शंकु बनाया गया उसका व्यास 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगा 4, तो 4 का स्क्वायर 16 पाई r स्क्वायर h। अब देखो जो कटने वाला है आप उसको काट लो पहले। 3 से तो 3 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। बाकी इसका कैलकुलेशन करिए, 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8, 64 में से 8 माइनस करेंगे 56 और 4 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 56/4 बराबर h। 4 से काटिएगा 14 चौके 56, h मतलब कि शंकु का ऊंचाई कितना आ गया आपका 14 सेंटीमीटर आ गया। तो केवल आपको फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है और अपना आंसर निकाल देना है। खोखला बेलन है तो 2 व्यास दिया जाएगा या 2 त्रिज्या दिया जाएगा। पहला त्रिज्या कैपिटल R, यह आपका 8 का आधा, कैपिटल R का मान कितना हो जाएगा 4 और स्मॉल r का मान क्या हो जाएगा 4 का आधा 2। ठीक है, अगर हम बात करें शंकु के त्रिज्या का तो 8 सेंटीमीटर व्यास है ना, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और फिर दोनों को बराबर करके, वॉल्यूम बराबर करके हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए यह क्वेश्चन आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का कोई भी क्वेश्चन मिले उसका आंसर आपका 2 होता है। कितना आंसर होता है उसका 2 होता है। अब कंपोनेंडो और डिविडेंडो किसको बोलते हैं समझिएगा। जैसे x/y है, अगर हम आपसे कहें कि इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो करो तो यह हो जाएगा आपका x + y/x - y। ठीक है, कोई भी संख्या ले, एक बार जोड़ करके ऊपर घटा करके नीचे। उसी तरह से अगर हम आपसे कहें कि x/2a इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो करो तो क्या होगा आपका x + 2a/x - 2a। रेशियो में हमने आपको यह पढ़ाया भी होगा, x + 2a/x - 2a। यह कहलाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड, एक बार जोड़ करके ऊपर घटा करके नीचे। अब हमने आपसे क्या कहा कि कंपोनेंडो डिविडेंडो टाइप का कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर 2 होता है, तो आपको सोल्यूशन नहीं करना है, बट हम सॉल्यूशन करके बता देते हैं। देखो p का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। अच्छा, इसके बारे में बताओ कि यह किसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो होगा, p/2x का। आप p/2x का कंपोनेंडो करोगे इतना आ जाएगा ना, प्लस इसको देख के बताओ यह किसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो होगा, p/2y का। तो p/2x के लिए हम इतना लिख सकते हैं तो इतना के लिए यह भी तो लिखा जा सकता है। तो अल्टीमेटली हमें इसी का वैल्यू निकालना है। अब भिन्न का जोड़ करिए, 2x और 2y का एलसीएम 2xy हो जाएगा। 2x से काटिए 2x कैंसिल, y बचा, y से p में गुना तो p × y हो जाएगा, प्लस 2y से 2y कैंसिल, x बचा, p × x हो जाएगा। अगर आप यहाँ से p कॉमन ले लेते हैं तो थोड़ा अरेंज भी कर लेते हैं, y + x है तो x + y लिख लेते हैं, और बट्टा में क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या आया है आपका p, तो p का वैल्यू क्या दे रखा है 4xy/x + y, यही तो है ना 4xy/x + y इंटू p के जगह p का मान, p तो इसके गुना में ही है ना, बाकी जो वैल्यू है उसको लिख दो। बाकी वैल्यू क्या है आपका x + y
बट्टा 2xy, यही है ना। p की जगह केवल p का मान जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, बाकी जो वैल्यू था वैसे ही लिख दिए। अब आप इसको सोल्व करिए। इससे तो आपका यह गया, xy से xy गया, 2 से काटिएगा, 2 दूना कितना हो गया 4, यानी आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो आप पहचान लीजिए, इस तरीके का अगर क्वेश्चन दिया जाए, p का मान, x का मान, a का मान दिया जाए और आगे कंपोनेंटो टाइप का क्वेश्चन रहे तो उसका आंसर आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला देखिए, हमें इसका वैल्यू बताना है। गौर से देखिए, इस तरीके का व्यंजक रहे, यहाँ पे संख्या आपका चेंज होता रहता है। अगर इसे हमें जोड़ना हो ना, प्लस करना हो, तो प्लस करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 2 × a² + b²। और देखो यह वास्तव में परिमेयकरण है, तो बट्टा में वर्गों का अंतर। ऐसे व्यंजक को जोड़ने का तरीका है वर्गों का अंतर, ठीक है। घातांक और करनी में हम पढ़ा चुके हैं, जाके वीडियो आप सर्च करके दे सकते हैं। और घटाना होगा ना तो फॉर्मूला यूज करेंगे 4ab बट्टा में वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर। अक्सर ही इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इस मेथड का उपयोग करके अपना आंसर जल्दी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हमें इसके बीच में प्लस मिले तो 2 × a² + b² बट्टा में वर्गों का अंतर, और माइनस मिले तो 4ab बट्टा वर्गों का अंतर। तो देखो इसके बीच में क्या है, प्लस है। और क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, देखिए यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, रिवर्स रहता है। अब हमें इसके बीच में जोड़ना है, तो जोड़ना है तो 2 × a², तो a की जगह √3, तो √3 का स्क्वायर 3, प्लस b² तो 1 का स्क्वायर 1 बट्टा में वर्गों का अंतर, तो √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 3 और 1 में अंतर कितना का 2 का, 2 से 2 गया, 3 और 1 4, हमारा आंसर क्या हो गया 4 हो गया। बस देखिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, 2 × a², a किसको मानेंगे, तो √3 और 1 के अलावा और कुछ हमें दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा है। तो a के जगह हम लेंगे √3 और b के जगह क्या लेंगे, हम 1 लेंगे, इसके अलावा तो हमें कुछ दिखा नहीं। तो a² √3 का स्क्वायर 3 प्लस b² तो 1 का स्क्वायर 1 बट्टा में इसके वर्गों का अंतर, तो √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 3 और 1 में अंतर 2 का, 2 से 2 कट गया, 3 और 1 4, 4 हमारा आंसर। गुना करना होता तो 4ab है ना, 4 × √3 × 1 यानी 4 √3 बट्टा में वर्गों का अंतर 2 यानी 2 √3 आपका आंसर हो जाता। अगर घटाना होता तो आगे देखिए, अब हमें इसमें पहचानना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है। तो अलग अलग तरीके के भिन्न को पहचानने का अलग अलग तरीका होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रत्येक के बट्टा में देखिए 16 है, 40 है, 8 है, 80 है, सबको हम 80 बना सकते हैं। सबके बट्टा वाला को तो बना दीजिए 80 है। यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे 5 से गुना कर लीजिएगा 80 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे 5 से गुना किए हैं तो वैल्यू में तो कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे अगर आप 10 से गुना कर लीजिएगा तो यह भी 80 हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे 2 से गुना कर लेते हैं तो यह भी 80 हो जाएगा। यह डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन के आधार पर हम लोग बड़ा और छोटा पकड़ने का तरीका अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो इसके भी बट्टा में कितना 80, तो ऊपर में कितना 65। अगर कंप्लीट वैल्यू इसका देखें तो 65 बट्टा 80 हो गया। यह कितना है आपका 63 बट्टा 80 है, इसको तो छोड़ ही दो आप। यह कितना हो जाएगा 70 बट्टा 80 हो जाएगा। और यह कितना हो जाएगा 62 बट्टा 80 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, सबके बट्टा में सेम कर दिया। सबके बट्टा में सेम है, देखिए यहाँ पे 65 बट्टा 80, 63 बट्टा 80, 70 बट्टा 80, 62 बट्टा 80। अब जिसका ऊपर वाला बड़ा होगा वही बड़ा होगा, नीचे वाला तो सबका सेम हो गया, तो जिसका ऊपर वाला बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो देखो किसका ऊपर वाला बड़ा है, 65 है, 63 है, 31 है, 62 है और 70 है। इसका ऊपर वाला बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, विकल्प डी। सबसे छोटा विकल्प सबसे बड़ा विकल्प डी, सबसे छोटा क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बड़ा और छोटा पकड़ सकते हैं। ऊपर नीचे समान अंक से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है। आगे देखिए, राकेश अपनी आय का परसेंटेज से यह क्वेश्चन है 20% बचाता है। राकेश अपने आय का 20% बचाता है। देखो इसका मतलब कि राकेश का आय अगर 100 रुपये है तो वह बचाता कितना है, अगर राकेश का आय 100 रुपये है तो वह बचाता कितना है, वह बचाता है आपका कितना परसेंट, 20%, यानी 20 रुपये बचाता है। तो इससे खर्च भी तो निकल जाएगा ना, 100 रुपये में से यह 20 रुपये बचाता है, इसका मतलब खर्चा कितना करता होगा, 80 रुपये खर्चा करता होगा। यही तो होगा, राकेश अपने आय का 20% बचाता है, मतलब 100 रुपये कमाता है, 20 रुपये बचाता है, तो खर्चा कितना करता होगा, 80। जब 100 में से 20 आपका बचा लेता है तो खर्च तो 80 करता होगा। आगे बोला है 2 वर्ष के बाद उसका आय 20% बढ़ जाता है। अब आय उसका कितना हो गया, 20% बढ़ गया, मतलब 120 हो गया। पर वह पहले जितना ही रकम बचा पाता है और अभी कितना बचाता है, या 20 ही बचाता है। आय इसका 20% बढ़ गया, यानी 100 से 120 हो गया, लेकिन बचत अभी भी उतना ही है, इसका मतलब खर्च बढ़ा दिया होगा। तो अब खर्च कितना करेगा, 100 करेगा।
चूंकि 120 कमाया, इसमें से 20 ही बचत कर रहा है, तो अब खर्चा कितना करता होगा, 100 खर्चा करता होगा, तभी तो बचत पहले जितना ही रहेगा। अब बोला है कि उसका खर्च कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो खर्च कितना परसेंट बढ़ गया, तो पहले वाला खर्च 80 और नया वाला खर्च 100, तो कितना बढ़ा दिया, 80 से 100 कर दिया, यानी 20 की वृद्धि। अच्छा 20 की वृद्धि कितना में हुआ है, 80 में हुआ है, परसेंटेज के लिए हम गुना करेंगे 100 से, हो गया हमारा आंसर। 20 चौके 80, 4 से काटेंगे 25, यानी कि वह अपना खर्च 25% बढ़ा दिया, 80 से 100 खर्च कर लिया, यानी कितना बढ़ा दिया, 20 की वृद्धि किया है 80 में, परसेंटेज के लिए हम गुना करेंगे 100 से, आंसर हो जाएगा 25%। अगले क्वेश्चन को देखिए, एक मशीन का मूल्य में हर वर्ष 10% का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, 10% का ह्रास होता है तो 10% का मान 10/100 यानी 1/10, और अगर ह्रास बोले इसका मतलब कमी, तो कमी का होल वैल्यू घटा के निकालिए, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 9 बट्टा क्या हो जाएगा 10, यह हो गया 10% ह्रास का होल वैल्यू। अगर 10% वृद्धि बोला गया होता तो 10% का मान निकालते 1/10, वृद्धि होगा तो नीचे वाला को ऊपर में जोड़ लेंगे तो 11, नीचे में सेम रहेगा 11/10। 25% ह्रास, तो 25% का मान 1/4, ह्रास होगा तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 3/4 हो जाएगा। अब बोला है कि 3 वर्ष पहले क्रय किया था, ठीक है, इसका वर्तमान मूल्य 8700 कितना है, 48 है वर्तमान कीमत। वर्तमान कीमत इतना है, हमें बताना इसका मूल्य क्या था, तो खरीदा कब था, खरीदा था 3 साल पहले, तो होल वैल्यू का 3 बार उल्टा गुना कर दीजिएगा ना, तो इससे पता चल जाएगा कि 3 साल पहले इसका कीमत क्या था। यह वाला को हम लोग बोलते हैं होल वैल्यू, और अगर आगे जाना होता है ना तो होल वैल्यू का सीधा गुना कर देते हैं, और अगर पीछे जाना होता है तो होल वैल्यू का उल्टा। वृद्धि या कमी का सबसे पहले होल वैल्यू निकालेंगे, आगे जाना होगा, अगर पूछता कि 3 साल बाद क्या हो जाएगा तो इस होल वैल्यू का सीधा 9/10, 9/10, 9/10 करते। लेकिन पूछा है कि इसका क्रय मूल्य था, यानी पहले वाला, कितना पहले वाला, 3 साल पहले वाला, तो 3 बार उल्टा गुना कर दिए। आप इसको अगर काटिएगा तो देखिए 9 से काटिएगा, 9 9 81 आ जाएगा, 6 9 7 63, 9 दूना 18, फिर 9 से काटिए, 9 एकम 9, 0 9 8 72 हो जाएगा, फिर 9 से काटिएगा, 12 9 108 हो जाएगा, 12 से गुना कर लीजिए 1000 में 12000, यानी कि आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी अपनी घड़ी को 144 में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है, तो घड़ी का लागत, देखिए लाभ प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर, इसका मतलब घड़ी को अगर खरीदता है वह 1 रुपए में, तो लाभ भी उसका x का कितना परसेंट है, 1% ही है, यानी जितना में खरीदता है उतना ही प्रतिशत लाभ, तो यह क्रय मूल्य हो गया। और इतना प्रतिशत लाभ किसका, क्रय मूल्य का ही, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य, और बराबर में विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 144। अब आप इसको सिंपली सोल्व करने के लिए जाइएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। शॉर्ट तरीका देखिए क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि लागत मूल्य लाभ प्रतिशत बराबर है, विक्रय मूल्य दे दे, क्रय मूल्य या लाभ प्रतिशत पूछे, दोनों तो बराबर ही पूछे, तो इसको ऐसे दो भागों में तोड़िएगा जिसके बीच में 10 का अंतर है, तो 18 × 8 144, 16 9 144 भी होता है, लेकिन 16 और 9 में 7 का अंतर, तो ऐसे दो भागों में तोड़िएगा जिसमें कितना का अंतर, 10 का अंतर, और तोड़ने के बाद जो छोटा वैल्यू आए उसके ऊपर 0 डालिए, यही आपका आंसर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 80 रुपये। ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसके बीच में अंतर 10 का, और जो छोटा वैल्यू आए उसके ऊपर 0 डालिए, यही लागत मूल्य भी हो जाएगा या फिर लाभ प्रतिशत भी। वस्तु का क्रय मूल्य कितना 80 रुपये, लाभ प्रतिशत कितना 80%, दोनों तो बराबर ही हैं तो सेम रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या। अंकों की संख्या, तो ऐसा नहीं कि हम इसका वर्गमूल करने के लिए जाएंगे, हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या का अगर आप वर्गमूल करिएगा ना तो अंकों का संख्या आधा हो जाएगा। जैसे वर्गमूल करने पर वैल्यू छोटा हो जाता है तो आधा, तो 10 अंकों की संख्या का वर्गमूल करिएगा तो 10/2 5 अंक का होगा, लेकिन 11 अंकों की संख्या का वर्गमूल करिएगा तो 11/2, 11/2 का आधा कितना 5.5, तो 5.5 पॉइंट में नहीं लेना है, 6 अंकों का होगा, 5.5 अंक तो होता नहीं है तो 6 अंक ले लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए 12 अंकों की संख्या का वर्गमूल कितना 12/2 यानी 6 अंकों का, 13 अंकों की संख्या का वर्गमूल 13/2 6.5 अंक तो होता नहीं है यानी 7 अंकों का। तो उसी तरीके से यहाँ देख लो कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7, 7/2 3.5 यानी कितने अंकों का हो जाएगा 4 अंकों का हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्गमूल करने पर उसके अंकों की संख्या आधी हो जाती है, लेकिन पूर्णांक में अगर आधा पॉइंट में आता है तो अगला पूर्णांक हम लोग ले लेंगे। 15 अंकों की संख्या का वर्गमूल 15/2 7.5 यानी कि 8 अंकों का होगा। 16 अंकों की संख्या का वर्गमूल 16/2 8 अंकों का होगा। 17 अंकों की संख्या का वर्गमूल 17/2 8.5 यानी कि
9 अंकों का होगा। तो इस तरीके से आज का सेट आपका हो गया है कंप्लीट। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लग रहा है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहें। तो मिलते हैं एक बार फिर से अगले दिन एक नए सेट के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। जय हिंद।